हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने गोंड जनजाति का जो लेक्चर 1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे और इसमें ही हम इसके सारे जितने भी आपके फैक्ट हैं गोंड जनजाति से सारे समाप्त कर देंगे। इसमें आपके एमसीक्यूज की संख्या कम हो सकती है, लेकिन इसमें जो फैक्ट हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं वो आपको इतने मिलने वाले हैं कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, है ना। तो आपको इसके जो एमसीक्यूज की जो संख्या है आपको उस पर नहीं जाना है। आपको जो मैं इसमें फैक्ट बताने वाला हूँ आपको उसमें विशेष रूप से इसको लिखते चलना है और साथ में आपको इसको याद करते चलना है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो एक गोंड जनजाति वाला टॉपिक है यह आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 और एमपीपीएससी एफएसओ एग्ज़ाम और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है उसकी यूनिट 4 में आपको ये टॉपिक काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो कल हमने 16 प्रश्नों को कर लिया था। आज हम 17वें प्रश्न से अपना कंटिन्यू करेंगे। तो आपका प्रश्न है, जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। मतलब कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और सभी जिलों में निवास करती है। पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है कोल और लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो बताइए कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और सभी जिलों में निवास करती है। कौन सी है? ऑप्शन बी गोंड। अगर आपसे जनजातीय समूह बोले, क्या बोले? जनजातीय समूह, तो हो जाएगा गोंड। और नॉर्मल अगर जनजाति पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति है तो भील आएगा। याद रखना है, अगर समूह वर्ड दिख जाए आपको तो गोंड आएगा। अगर समूह में नहीं पूछ रहा है वो, तो अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो भील हो जाएगा। समझ आ गया है? ठीक। अगला प्रश्न है अब, किस पर्व को गोंड जनजाति के लोग कलाई में रेसे बांधकर मनाते हैं? क्या कलाई में क्या बांधते हैं? रेसे बांधकर मनाते हैं। पहला ऑप्शन है मड़ई, दूसरा ऑप्शन है हरीली, तीसरा ऑप्शन है छेरता और लास्ट ऑप्शन है बकबंधी। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी बकबंधी क्या हो जाएगा? बकबंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बकबंधी जो पर्व होता है उसमें जो जनजाति के लोग होते हैं गोंड जनजाति के, वो हाथ कलाई में क्या करते हैं? रेसे को बांध कर रखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप में कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लारूकाज, दूसरा ऑप्शन है हलाली, तीसरा ऑप्शन है झाबुआ और लास्ट ऑप्शन है मरगी। तो बताइए क्या कहा जाता है? सुअर की बलि की जो प्रथा है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लारूकाज। क्या कहा जाता है? लारूकाज। और मैंने आपको इसको बताया भी था कि लारूकाज में जो होता है किस देव के सम्मान में मनाया जाता है? नारायण देव के सम्मान में इसको मनाया जाता है। अब एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं कि जो गोंड जनजाति है उसमें जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं, गोंड जनजाति, मैंने क्या बोला है, जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि स्वर्ग तक जाने के लिए एक नसैनी है। क्या है? एक सीढ़ी है जिसके लिए ये लोग सरग क्या बोलते हैं? सरग नसैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरग नसैनी। मतलब वो मानते हैं कि स्वर्ग तक जाने के लिए एक सीढ़ी है जिसको वो क्या बोलते हैं? सरग नसैनी बोलते हैं। और ये जो नसैनी है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी? मंडला में मिल जाएगी। कहाँ पर? मंडला में भी एक अगर बोला जाए तो एक चौगान नामक स्थान है, वहाँ पर आपको ये नसैनी देखने को मिल जाएगी। तो उनका मानना है कि उस नसैनी के माध्यम से आप कहाँ जा सकते हो? स्वर्ग जा सकते हो। इसी प्रकार गोंड जनजाति में एक बोलना चाहिए, एक कोठी होती है। कौन सी कोठी है वो है लीलार कोठी। कौन सी है? लीलार कोठी। क्या है? लीलार कोठी। तो लीलार कोठी कुछ नहीं है,
जैसे अपन लोग अनाज को स्टोर रूम में अपने किचन में रखते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं कि अनाज को पूरे साल के लिए सुरक्षित रखने के लिए कोठी का निर्माण करते हैं, जिसके लिए क्या बोलते हैं, लीलार कोठी बोलते हैं। अनाज का भंडारण किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, अनाज का भंडारण किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। और एक चीज़ और है इसमें कि जो बैगाओं द्वारा क्या एक हरवाही खेती की जाती है। कौन सी? हरवाही खेती। कौन सी? हरवाही खेती। कौन सी खेती? हरवाही खेती। और इसमें एक और खेती होती है जिसको बोलते हैं बारी खेती। क्या बोलते हैं? बारी खेती। तो आपको इसको भी याद रखना है, हरवाही खेती, बारी खेती। लीलार कोठी मैंने आपके लिए बता दिया क्या होता है, और जो सरगना सैनी है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अब। किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? वह है, आपको बताना है कि किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है। पहला ऑप्शन है पनीका और कैओवा, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है भील, और लास्ट ऑप्शन है गुर्जर। तो बताइए किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोंड होगा। क्या होगा? गोंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक दो चीज़ बता दूं कि गोंड अपने खेतों में 2 फसल लेते हैं। मतलब जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं वो साल में 2 फसल लेते हैं। एक तो उसका नाम है सियारी। क्या नाम है? सियारी। और एक जो दूसरी फसल है उसका नाम है उनहारी। क्या है? उनहारी। तो आपसे पूछ ले कि सियारी क्या है, उनहारी क्या है, तो दोनों फसल हैं जो साल में 2 बार ली जाती है। किसके द्वारा ली जाती हैं? गोंड जनजाति के द्वारा ली जाती हैं। सियारी में आपकी कौन कौन सी फसल आ जाएंगी? सियारी में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? तो सियारी में जैसे आपका धान हो गया, कोदो हो गया, तिलहन हो गया, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। और जो आपका उनहारी हो गया, उनहारी में से गेहूं हो गया, चना हो गया, अलसी हो गया। मतलब सिंपल सा मतलब आप याद रखो कि उनहारी मतलब होता है रबी की फसल, और सियारी मतलब क्या होता है? खरीफ की फसल। क्या होता है? खरीफ की फसल होता है। बस आपको इतना अगर याद है तो आप फिर फसलों के भी नाम आराम से एग्जाम में टिक करके आ जाओगे। और एक चीज़ और आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछ ले कि हल किस जनजाति का प्रतीक है? क्या? हल। तो हल किस जनजाति का प्रतीक है? गोंड जनजाति का क्या है? यह प्रतीक है। इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि जो गोंड जनजाति हैं वो मतलब वह कौन से पशुओं को चराते हैं, तो गोंड जनजाति गोबारी पशु को चराते हैं। किसको? गोबारी पशु को चराते हैं। किसको चराते हैं? गोबारी पशु को चराते हैं। और अगर बात की जाए तो इसमें एक नागरची होते हैं। कौन होते हैं? नागरची होते हैं। तो नागरची क्या करते हैं? तो नागरची वाद्य यंत्रों को क्या करते हैं? बजाते हैं। क्या करते हैं? जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका क्या करते हैं? वादन करते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है। नागरची क्या करते हैं? वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं। गोबारी पशु को गोंड चराते हैं। हल इनका प्रतीक है। सियारी उनहारी फसल बोते हैं, है ना। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो ओझा होते हैं, ओझा जो इसकी उपजाति है, तो ओझा उपजाति का काम क्या है? तो ओझा जो उपजाति है वो क्या करती है? गुदना गोदने का कार्य करती है। तो आपसे पूछ लेगा कि गोंड जनजाति में गुदना कौन गोदता है? तो गुदना कौन गोदता है? ओझा जनजाति गुदती है। तो आपको इसको इतना याद रखना है। अब अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आम जनजाति के लिए गोदना जीवन शैली अभिन्न हिस्सा है। किस जनजाति के लिए गोदना अभिन्न हिस्सा? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है कीकर, और लास्ट ऑप्शन है भील। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए गोंड जनजाति। क्या हो जाएगा इसका? गोंड जनजाति। अब इसमें भी कुछ
महत्वपूर्ण आपको फैक्ट याद रखने हैं। अगर आप देखो, एक क्वेश्चन आया था स्टेट फॉरेस्ट मेंस में, क्वेश्चन आया था कि गोंडी बोली के लिए प्रयुक्त लिपि कौन सी है। तो अगर आपसे पूछे कि गोंडी बोली की लिपि कौन सी है, तो गोंडी बोली की अगर लिपि पूछे तो कौन सी है, देवनागरी है। कौन सी है, देवनागरी इसकी क्या है, लिपि है। मतलब गोंडों द्वारा कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, या गोंडों द्वारा कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाषाएं, कि गोंडों द्वारा कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। एक तो आपका पहला गोंडी हो गया, कौन सा हो गया, गोंडी हो गया। दूसरा आपका डोरली हो गया, कौन सा हो गया, डोरली हो गया। तीसरा आपका हल्बी हो गया, क्या हो गया, हल्बी हो गया। और लास्ट आपका इसमें कौन सा हो गया, भतरी हो गया। क्या हो गया, भतरी हो गया। तो 1 सेकेंड, कौन सा हो गया, गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी। ये भाषा किसके द्वारा बोली जाती हैं, गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती हैं। और इनकी 2 लिपियां हैं, एक देवनागरी लिपि है और एक कौन सी लिपि है, तेलुगु लिपि है। कौन सी है, तेलुगु लिपि है। तो आपको दोनों लिपियों को भी याद रखना है। 1 सेकेंड, हाँ, तेलुगु लिपि है। तो लिपि भी हमने देख ली कौन कौन सी होती है, भाषा भी हमने देख ली है कौन कौन सी होती है। इसमें एक और लिपि होती है, अगर आपसे पूछ ले कि मासाराम, क्या, मासाराम लिपि का संबंध किस जनजाति से है, तो मासाराम लिपि का संबंध किस जनजाति से है, गोंड जनजाति से है। किस जनजाति से है, गोंड जनजाति से है। तो आपको इतना याद रखना है। इतना हो गया है। हाँ, अब एक चीज़ और आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने कब शामिल किया गया, किसको, गोंडी भाषा को किस में शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश का जो पाठ्य पुस्तक निगम है, क्या है, मध्य प्रदेश का पाठ्य पुस्तक निगम, क्या, पाठ्य पुस्तक निगम में कब शामिल किया गया है, तो इसको किया गया है 2019 में। कब किया गया है, 2019 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है, क्या, गोधारिन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चिकित्सक, पहला ऑप्शन क्या है, चिकित्सक। दूसरा ऑप्शन है ओझा। तीसरा ऑप्शन है सफाई वाली। एंड लास्ट ऑप्शन है गुदना कलाकार। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में आप मेरे लिए इसका आंसर बताओगे। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है, क्या, दूध लौटावा प्रथा। पहला ऑप्शन है जन्म से। दूसरा ऑप्शन है मृत्यु से। तीसरा ऑप्शन है विवाह से। एंड लास्ट ऑप्शन है तांत्रिक क्रिया से। तो बताइए दूध लौटावा प्रथा का संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विवाह से। किससे है, विवाह से। अब इसमें जन्म संस्कार से बात कर ली जाए तो जन्म के टाइम पर एक इसमें बोला जाए एक प्रथा है ध्रुव तारा नाम की। क्या है, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा में क्या होता है, ध्रुव तारा में जो शिशु होता है उसको क्या किया जाता है, जन्म के 6 दिन बाद उसको ध्रुव तारा दिखाया जाता है। जन्म के कितने दिन बाद, 6 दिन बाद ध्रुव तारा को दिखाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ध्रुव तारा। इतना समझ आ गया है कि ध्रुव तारा क्या है। तो ध्रुव तारा कुछ नहीं था, ध्रुव तारा का मतलब क्या था कि 6वें दिन उसको जन्म के क्या दिखाना है, ध्रुव तारा को दिखाना है। तो ये उसका ध्रुव तारा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ध्रुव तारा पड़ गया। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि खहुल पाटा, मृत्यु संबंधन क्या है, खहुल पाटा। अगर आपसे पूछ ले कि खहुल पाटा का संबंध है तो किससे है, मृत्यु संस्कार से है। क्या है, मृत्यु संस्कार से। किस जनजाति में है, तो गोंड जनजाति में है। किस में है, गोंड जनजाति में है। इतना समझ आ गया है। एक और इसमें मृत्यु से संबंधित प्रथा होती है जिसको बोला जाता है दसमानी। क्या बोला जाता है, दसमानी। क्या बोला जाता है, दसमानी।
तो दसमानी में क्या होता है, मृत्यु के 10 दिन बाद अगर इसमें क्रिया कर्म कुछ करेंगे अपन तो दसमानी बोलेंगे। तो 10 मतलब क्या होता है, 10, 10। ऐसे क्या बोलते हैं, अगर दसमानी नहीं आएगा एग्जाम में तो इसको बड़ा कर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा कर्म। अगर बड़ा कर्म आ जाए या दसमानी आ जाए तो दोनों का संबंध किससे, गूढ़ जनजाति से है, और दोनों मृत्यु संस्कार के टाइम पे किए जाते हैं। इतना समझ आ गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक मोरदान की प्रथा है। क्या है, मोरदान की प्रथा। गूढ़ जनजाति में एक मोरदान की प्रथा है। इसमें ऐसा नहीं कि मोर को दान किया जाता है, मोर को दान नहीं किया जाता है। इसमें होता है कि जो दसमानी में जो मृत्युदान, प्रधान तथा अन्य गोंड बिरसिया लेते हैं। सिंपल सा मतलब है कि मोरदान में क्या होता है, मोरदान में जो दसमानी प्रथा है, मैंने अभी आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, जो दसमानी प्रथा है तो उसमें जो प्रधान लोग होते हैं, कौन होते हैं, प्रधान लोग। प्रधान लोग क्या लेते हैं, दान लेते हैं। क्या लेते हैं, दान लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मोरदान। क्या बोला जाता है, मोरदान। मृत्युदान लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मोरदान। और जो मोरदान, ऐसे प्रधान में भी किसी व्यक्ति ने मोरदान लिया, अब कोई व्यक्ति तो लेगा मोरदान, तो उसको क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, दसौंधी। क्या बोलेंगे, दसौंधी। या तो उसको दसौंधी बोला जाता है या उसको क्या बोला जाता है, नेक। तो आपको इसको भी याद रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, खावल पाटा जो होता है वो गूढ़ जनजाति में संबंध है और इसका संबंध मृत्यु संस्कार से है। दसमनी का अन्य नाम है बड़ा कर्म। इसमें क्या होता है, दसमनी के टाइम पे मोरदान दिया जाता है। मोरदान का मतलब क्या है कि मृत्यु दान देना, किसको, प्रधान को। तो वो क्या कहलाता है, मोरदान कहलाता है। और जो मोरदान को जो लेता है, जो व्यक्ति मोरदान को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, नेगी या दसौंधी। इतना समझ आ गया है। अब इसमें एक चीज़ और होता है, पाटो प्रथा। क्या होता है, पाटो प्रथा। तो पाटो प्रथा में क्या होता है, पाटो प्रथा में जो विधवा स्त्री होती है, कौन होती है, विधवा स्त्री होती है, उसको पंचों के सामने क्या होता है, पंचों के सामने उसको चूड़ी पहनाई जाती है। चूड़ी क्या की जाती है, उसको पहनाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि पाटो प्रथा का संबंध मोरदान है ना, नेगी क्या होता है, दसौंधी क्या होता है, खावल पाटा क्या है, ध्रुव तारा क्या है। आई थिंक अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ और मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कंप्लीट करता जाऊं, तो इसमें मृत्यु के टाइम पे देव मिलौकी पूजा। तो अगर आपसे पूछ ले कि देव मिलौकी पूजा का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से। किस संस्कार से है, मृत्यु संस्कार से। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी आपको इसमें याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है बेबात, तीसरा ऑप्शन है ओझा, और लास्ट ऑप्शन है देवरी। तो बताइए पुजारी कौन कहे जाते हैं गोंड जनजाति में, कौन कहे जाएंगे, बताइए। चलो इसको भी आप एक काम करना है, इसको भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसको मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर आपसे बनना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, गोंडों के सर्वोच्च देवता हैं। तो पहला ऑप्शन है बूढ़ा देव। क्या है पहला ऑप्शन, बूढ़ा देव। दूसरा है ठाकुर देव, तीसरा ऑप्शन है मेघनाथ, और लास्ट ऑप्शन है नागदेव। तो बताइए गोंडों के सर्वोच्च देवता कौन है। तो कौन है, ऑप्शन सी मेघनाथ। कौन है, मेघनाथ इसके सही आंसर होंगे। अगर आपसे पूछ ले कि गोंडों के ग्राम देवता कौन है, क्या ग्राम देवता, तो गोंडों के जो ग्राम देवता है वो कौन होंगे, वो होंगे आपके ठाकुर देव। कौन होंगे, ठाकुर देव। तो आपको इस फैक्ट को भी याद रखना है। क्या बोला मैंने, गोंडों के, अगर आपसे पूछे कि गोंडों के ग्राम देवता कौन है, तो गोंडों के ग्राम देवता कौन है, ठाकुर देव है। अब आपको दूसरा इसमें याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि गोंडों के गोत्रों की संख्या कितनी है, क्या जो गोंड के जो गोत्र होते हैं इसकी संख्या कितनी है, लेकिन आपसे भी बोलेगा कि आपको बताना है कि देवगुड़ी के अनुसार, किसके, देवगुड़ी के अनुसार। तो देवगुड़ी के अनुसार जो गोंड जनजाति है इसमें गोत्रों की संख्या कितनी है, तो गोत्रों की संख्या इसमें 62। कितनी है, 62। तो आपको इसको याद रखना है, कितनी है, 62 है।
अगला प्रश्न है, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? किसकी सेवा विवाह की प्रथा है? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है कोल, तीसरा ऑप्शन है भील और लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो बताइए सेवा विवाह की प्रथा किस जनजाति में है? इसको भी मैंने आपके लिए पहले बताया था। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए गोंड क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। इसको क्या बोलते हैं? लमसेना विवाह भी इसको बोलते हैं। अब विवाह की बात हुई है तो विवाह में क्या होता है? मंडप होता है। क्या होता है? मंडप भी होता है। अब गोंड जनजाति में खासियत है कि गोंड जनजाति में 3 तरह के मंडप को गाड़ा जाता है। कितने तरह के? 3 तरह के मंडप को गाड़ा जाता है। पहला तो आपका होगा पठौनी विवाह में। किसमें? पठौनी विवाह में। दूसरा गाड़ा जाता है चढ़ विवाह में। किसमें? चढ़ विवाह में। और तीसरा आपका होता है लम सेना में। किसमें होता है? लम सेना में। एक मिनट, किसमें होता है? लम सेना में। तो आपके 3 तरह के मंडप को गाड़ा जाता है और इस मंडप गाड़ने को क्या बोलते हैं? तो मंडवा तरी। क्या बोलते हैं? मंडवा तरी। क्या बोलते हैं? मंडवा तरी। तो आपको इस वर्ड को भी याद रखना है कि मंडवा तरी किससे संबंधित है? गोंडों से है। इसमें 3 तरह के मंडप होते हैं, पठौनी, चढ़ और लमसेना। अगला प्रश्न है इसमें, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? क्या? नोहडोरा अलंकरण। पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है कोरकू, तीसरा ऑप्शन है सहरिया एंड लास्ट ऑप्शन है गोंड। तो बताइए नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति से संबंधित है? तो किससे है? मैंने इसको आपको बताया था। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी गोंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका गोंड सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? देखो इसको हमने कर लिया है तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा जो आपको काम आ जाएंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है। पहले हमने देखा था देवगुड़ी के आधार पर। किसके आधार पर? देवगुड़ी के आधार पर क्या देखा था हमने? गोत्र देखे थे। तो उसकी संख्या कितनी थी? 62 थी। अगर आपसे पूछे कि देव उपासना किसके आधार पर? देव उपासना के आधार पर। तो देव उपासना के आधार पर गोंडों के गोत्र कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो गोत्र होता है, जो गोत्र होता है उसको गोंडी भाषा में क्या बोलते हैं? तो कुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर। तो आपसे पूछ लेगा कि कुर का संबंध है किससे है? तो गोत्र से है। किससे होगा? गोत्र से होगा। इतना समझ आ गया है? अब देखते हैं हम कि जो गोंड जनजाति है तो उसमें क्या होता है, कई प्रकार के इसमें व्यक्ति होते हैं। क्या होता है इसमें? कई प्रकार के क्या होते हैं इसमें? व्यक्ति होते हैं। जैसे इसमें एक व्यक्ति हो गए अपने लिखई। कौन हो गए? लिखई। तो जो लिखई होते हैं, लिखई कौन होते हैं गोंड जनजाति में? तो पंचायत के सबसे वृद्ध सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पंचायत के सबसे वृद्ध सदस्य होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिखई कौन है। पंचायत के सबसे वृद्ध सदस्य कौन? लिखई। इसमें एक व्यक्ति और होते हैं देवान। कौन होते हैं? देवान। कौन होते हैं? देवान। तो देवान कौन है? तो देवान जो गुप्त सूचना को क्या करते हैं? मुखिया तक उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो पंचायत का जो मुखिया है उस तक क्या करते हैं? गुप्त सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। या गुप्त सूचनाओं को क्या करते हैं? सूचना का क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो इसका काम कौन करता है? देवान करता है। इतना समझ आ गया है? अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखना कि विवाह में मंडप गाड़ने की प्रथा को क्या बोलते हैं? मांगर माटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांगर माटी। तो आपसे पूछ एग्जाम में आएगा कि मांगर माटी की प्रथा है किससे है? विवाह संस्कार से है। किससे है? विवाह संस्कार से। दूसरा किस जनजाति में प्रचलित है? तो गोंड जनजाति में। किस में है? गोंड जनजाति में है।
तो इसको समझ में आ गया है कि क्या कहलाता है मांगर माटी अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि गोंड होते हैं, उनकी पंचायत का मुखिया कौन होता है, क्या जो गोंडों की जो पंचायत है इसका मुखिया कौन है, क्या है इसका मुखिया कौन है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन होगा, भोई। कौन होगा, भोई। अगला प्रश्न है, गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है, इसके द्वारा, गोंडों द्वारा। पहला ऑप्शन है बारी, दूसरा ऑप्शन है धूली, तीसरा ऑप्शन है फसलाई और लास्ट ऑप्शन है तियारी। तो बताइए गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि को। ऑप्शन ए बारी, क्या कहा जाता है, बारी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है कीकर और लास्ट ऑप्शन है भील। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए गोंड। क्या होगा, ऑप्शन ए गोंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लें कि गोंडों के कुछ महत्वपूर्ण पर्व हैं। एक, हालांकि हमने पहले भी कुछ महत्वपूर्ण पर्वों के बारे में डिस्कस कर लिया था, कुछ दो चार और हैं, उनको भी अपन इसमें देख लेते हैं। जैसे इसमें आपका पहला है हर ढीली। क्या है, हर ढीली। तो आपसे प्रश्न आ जाएगा कि हर ढीली त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है हर ढीली पर्व, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर इसका पूछ ले कि हर ढीली जो पर्व है इसका समापन कब होता है, इसका समापन कब होता है, तो इसका समापन जब खरीफ की फसल आप बो देते हो, खरीफ की फसल को क्या कर देते हो आप, बो देते हो, बोने के बाद इसका समापन हो जाता है। समझ आ गया है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसमें बैलों की क्या होती है, पूजा भी होती है। किसमें, हर ढीली में क्या होती है, बैलों की क्या होती है, पूजा होती है। तो प्रश्न आ जाएगा कि हर ढीली पर्व का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से है। इसका समापन कब होता है, तो खरीफ फसल जब बो दी जाती है उसके समापन में ही क्या होता है, इसको खरीफ की फसल बो देने के बाद ही इसका समापन होता है। इसमें बैलों की पूजा की जाती है। समझ आ गया है। इसके बाद इसमें होता है जवारा। क्या होता है, जवारा। तो जवारा आपको पता है कि साल में 2 बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं, साल में 2 बार जवारा निकलते हैं और एक गोंड जनजाति में मनाया जाता है। इसके अलावा भी ये बहुत सी और जनजातियों में मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि नवरात्रि के टाइम पर जवारा निकाले जाते हैं, है ना, तो ये वो ही हैं। इसके बाद इसमें एक और है जिसको बोलते हैं छेरता। क्या बोलते हैं, छेरता। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला प्रश्न आएगा कि छेरता किस जनजाति का पर्व है, तो गोंड। दूसरा आ जाएगा इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध बच्चों से है। किससे है इसका संबंध, बच्चों का त्यौहार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बच्चों का त्यौहार इसको बोला जाता है। और एक और है इसमें मेघनाथ। क्या, मेघनाथ। इसमें मेघनाथ पर्व बोला है, ना कि मेघनाथ खम्ब बोला है। अगर मेघनाथ खम्ब आएगा तो आपका कोरकू होगा और मेघनाथ अगर पर्व पूछेगा तो क्या होगा, गोंड होगा। दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने, अगर मेघनाथ खम्ब पूछेगा तो कोरकू होगा और अगर मेघनाथ पर्व पूछेगा तो क्या होगा, इसका सही आंसर गोंड होगा। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे खट्टा। क्या बोलते हैं इसको, खट्टा, या खट्टा नहीं आएगा तो खंडेरा। तो इसके अन्य नाम से भी आपको इसको याद रखना है, खट्टा या खंडेरा। इसके अन्य नाम है किसके, मेघनाथ पर्व के। इतना समझ आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसका अब अगला प्रश्न क्या होगा।
प्रश्न है, गोंडी लोग पहेलियों को किस नाम से पुकारते हैं? क्या गोंडी लोग पहेलियों को किस नाम से पुकारते हैं? पहला ऑप्शन है सियारी, दूसरा ऑप्शन है बंधा, तीसरा ऑप्शन है ओनहारी और लास्ट ऑप्शन है धूली। तो बताइए, ये बंधा नहीं है, यहाँ पे धंधा है। क्या है? धंधा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी धंधा। क्या? पहेलियों को क्या बोलते हैं गोंड जनजाति के लोग? धंधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धंधा बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, गोंड जनजाति में एक लिंगोपाटा करके क्या होती है? लोक कथा होती है। क्या होती है? लिंगोपाटा करके एक लोक कथा। तो पेपर में आएगा आपको कि लिंगोपाटा लोक कथा का संबंध किस जनजाति से है? तो किससे है? गोंड जनजाति से है। किससे है? गोंड जनजाति से है। और इसका सबसे पहले लिपिबद्ध अध्ययन किसने किया? तो बैरियर एल्विन ने किया। किसने किया है? बैरियर एल्विन ने किया। किसने किया? बैरियर एल्विन ने इसका सबसे पहले लिपिबद्ध क्या किया है? अध्ययन किया है। तो आपको इसको याद रखना है। समझ आ गया है? आ गया है इतना? अब आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी है, गोंड जनजाति में एक हिरनौटी द्वीप होता है। क्या होता है? हिरनौटी द्वीप। क्या होता है? हिरनौटी द्वीप। क्या होता है? हिरनौटी द्वीप। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हिरनौटी द्वीप का संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति से है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक ऐसा पिलर सा होता है और आपके यहाँ पे दिए रहेंगे, यहाँ पे दिए रहेंगे, ऐसे आपके इसमें दिए रखे जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पिलर्स होते हैं उसके पिलर्स में चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। तो वैसे ही कुछ हिरनौटी द्वीप भी होता है। समझ आ गया है? अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में पुजारी किसे कहा जाता है? किसमें? गोंड जनजाति में पुजारी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है बेवात, तीसरा ऑप्शन है ओझा और लास्ट ऑप्शन है देवरी। तो बताइए, गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है? इनमें से किसको गोंड जनजाति का पुजारी कहा जाता है? आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी देवरी। क्या कहा जाता है? देवरी। अब जब पुजारी की बात हुई है तो जिसकी पूजा की जाती है उन देवताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। तो गोंड जनजाति के जो प्रमुख, गोंड जनजाति के, एक सेकंड रुकना, अब जब देवरी मतलब पुजारी की बात की है तो पुजारी देवताओं की पूजा करता होगा। तो गोंड जनजाति में जो जो प्रमुख देव हैं उन पर भी एक नज़र हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देवता का संबंध गोंड जनजाति से है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण देव है बड़ा देव। कौन है? बड़ा देव। कौन है? बड़ा देव। तो कौन है सबसे पहले इसमें? बड़ा देव। तो आपको याद रखना है कि जो बड़ा देव हैं इनका संबंध किससे है? गोंड जनजाति से है। और याद रखना कि गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो बड़ा देव को क्या मानते हैं? सर्वशक्तिमान मानते हैं। क्या मानते हैं? सर्वशक्तिमान। तो आपको याद रखना है कि गोंड जनजाति किस देवता को सर्वशक्तिमान मानते हैं? बड़ा देव को सर्वशक्तिमान मानते हैं। और इनके कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे इनको ही क्या बोलते हैं? रायलिंगो। क्या बोलते हैं? रायलिंगो। इनको ही क्या बोलते हैं? लिंगोदेव। क्या बोलते हैं? लिंगोदेव, है ना। इनको ही क्या बोलते हैं? बारोपेन। क्या बोलते हैं? बारापेन। क्या बोलते हैं? बारापेन। इनको ही क्या बोलते हैं? बारादेव। क्या बोलते हैं? बारादेव। तो क्या क्या बोलते हैं बड़ा देव को? बारापेन, बारादेव, रायलिंगो, लिंगो, सर्वशक्तिमान इनको बोला जाता है। और दूसरा आपको इसमें याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि जो बड़ा देव हैं इनकी सवारी कौन है, इनकी सवारी कौन है, तो सफ़ेद घोड़ा है। कौन है? सफ़ेद घोड़ा। तो आपको इसको याद रखना है, इनकी सवारी कौन है? सफ़ेद घोड़ा है। समझ आ गया। और इनको भगवान शंकर का क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। तो इनको शंकर का रूप माना जाता है। तो आपको बड़ा देव के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं।
अब इसमें दूसरे हैं दूल्हा देव। कौन है? दूल्हा देव। तो दूल्हा देव के बारे में क्या फैक्ट हैं? तो दूल्हा देव के बारे में सर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो दूल्हा देव हैं इनकी पूजा कब की जाती है? विवाह के समय की जाती है। विवाह के समय क्या होती है? दूल्हा देव की पूजा की जाती है। बस आपको और इसमें कुछ याद नहीं रखना है। समझ आ गया है? दूसरे होते हैं इनमें ठाकुर देव। कौन होते हैं? ठाकुर देव। तो ठाकुर देव का संबंध आप देख लो कि ठाकुर देव का क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ठाकुर देव जो होते हैं वो ग्राम देवता होते हैं। कौन होते हैं? ग्राम देवता। बस आपको इतना याद रखना है। आपसे एग्जाम में आएगा कि गोंड जनजाति के ग्राम देवता कौन है? ठाकुर देव है। गोंड जनजाति में विवाह के समय किन देवता की पूजा की जाती है? तो दूल्हा देव, है ना। ऐसे ही आपको प्रश्न आ जाएगा कि गोंड जनजाति में घर की दहलीज पर किस देवता का स्थान होता है? मैंने क्या बोला? घर की दहलीज पर। तो नारायण देव। कौन हो जाएंगे? नारायण देव। तो आपको नारायण देव के बारे में याद रखना है कि जो नारायण देव होते हैं इनका स्थान घर की कहाँ पर होता है? घर की दहलीज पर होता है। कहाँ पर होता है? घर की दहलीज पर इनका क्या होता है? स्थान होता है। इतना समझ आ गया है? इसके बाद इसमें और भी हैं, जैसे खैरमाई हैं। देखो, गांव की रक्षा करने वाले देवता कौन है? ठाकुर देव हैं। लेकिन गांव की रक्षा करने वाली कोई देवी भी तो होंगी। तो खैरमाई। खैरमाई कौन है? ग्राम की रक्षा करने वाली कौन है? देवी हैं। कौन है? ग्राम की रक्षा करने वाली देवी हैं। और खैरमाई क्या है? ग्राम की रक्षा करने वाली क्या है? देवी हैं। और एक किस वृक्ष के नीचे होती हैं? तो महुआ। किस वृक्ष के नीचे होती हैं? तो महुआ वृक्ष के नीचे इनका निवास स्थान होता है। तो आपको इसको याद रखना है। समझ आ गया है? इतना आ गया है? और भी हैं, जैसे प्रमुख देवियाँ। जैसे अगर अपन बात कर लें तो इनमें एक हुल्की माई होती हैं। कौन होती हैं? हुल्की माई। कौन होती हैं? हुल्की माई। या इनका ही नाम क्या है? दल की माई। क्या है? दल की। तो याद रखना है, जो हुल्की और जो दल की माई हैं ये क्या करती हैं? मलेरिया से रक्षा करती हैं। किससे करती हैं? मलेरिया बुखार से क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। कौन सी माई? हुल्की माई। और एक इसमें होती है, मैं एक पेन चेंज कर लूँ जिससे आपको समझ आ जाए। एक इनमें होती है मरही देवी। कौन होती हैं? मरही देवी। तो मरही देवी का काम क्या है? तो मरही देवी क्या करती हैं? हैजा और जो प्लेग बीमारियां हैं उनसे क्या करती हैं? गांव वालों की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। तो आपको याद रखना है, अगर मलेरिया पूछे तो आपकी हुल्की माई और दल की माई हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि हैजा और प्लेग से संबंधित कौन सी देवी हैं? तो मरही देवी हैं। कौन सी हैं? मरही देवी हैं। और भी बीमारियों से संबंधित देवी हैं, जैसे इसमें बड़ी चेचक। अगर आपसे पूछ ले कि जो बड़ी माता होती हैं तो बड़ी माता को कौन सी माता दूर करती हैं? तो बड़ी माता को कौन सी करती हैं? बूढ़ी। कौन करती हैं? बूढ़ी माई। कैसे याद रख लो आप इसको कि बड़ा जो होता है वो जल्दी बूढ़ा होता है, तो बड़ी माता से क्या कर लो? बूढ़ी माई। और छोटी माता जो बीमारी होती है उससे कौन रक्षा करता है? उससे कौन सी देवी रक्षा करती हैं? तो उनसे करती हैं आपकी कसलाई माई। कौन सी? कसलाई माई। कौन सी? कसलाई माई। इतना समझ आ गया है? आ गया है इतना? हाँ। अब देखिए, इसमें आपसे पता एक प्रश्न आ जाएगा कि ऐसे कौन से गोंड जनजाति में देवता हैं जिनका निवास स्थान बड़े देव के पास होता है या बड़ा देव के पास होता है? तो वो कौन है? घमसेन है। कौन है? घमसेन। घमसेन का जो स्थान है, इनका स्थान कहाँ पर है? इनका स्थान है बड़ा देव के पास। कहाँ पर है? बड़ा देव के पास इनका निवास स्थान है। बाकी और भी हैं, तो मैं आपको एक काम करूँगा, बाद में टेबल के रूप में मैं आपको इसकी लिस्ट दे दूँगा, तो आप इसको बाद में पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को गुप्त सूचना देने वाला कहलाता है। मतलब सीधा आपको याद रखना है, इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी बता चुका हूँ, आपसे इसको बनना चाहिए कि गोंड जनजाति में मुखिया को गुप्त सूचना देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है देशमुख, दूसरा ऑप्शन है गूनिया, तीसरा ऑप्शन है लिखई और लास्ट ऑप्शन है बेवान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन देगा भैया मुखिया को सूचना? गुप्त सूचना है, कौन देगा? तो कौन देगा इसमें? सॉरी, बेवान नहीं है, ये देवान है। क्या है?
देवान। हाँ बताइए अब क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देवान, क्या देवान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दादरिया नृत्य किसका नृत्य है। कौन सा? दादरिया नृत्य किसका नृत्य है। ऑप्शन पहला गोंड, दूसरा है भील, तीसरा ऑप्शन है सहारिया और लास्ट ऑप्शन है बैगा। तो बताइए दादरिया नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो ऑप्शन ए गोंड। अब गोंड का एक बहुत ही प्रमुख नृत्य जिसको बोलते हैं कर्मा, क्या बोलते हैं? कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य को सबसे पहले तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इसको 2016 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किसमें किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको क्या किया है? शामिल किया है। कब? 2016 में। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि जो जब कर्मा नृत्य किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मांदर। कौन बजाया जाता है? मांदर। कौन बजाया जाता है? मांदर। तीसरा आपसे पूछेगा कि ये कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है। तो ये स्त्री प्रधान है। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है। समझ में आ गया है। और ये एकमात्र ऐसा विश्व का पहला लोक नृत्य है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजाति है। पहला ऑप्शन है नरोतिया, दूसरा ऑप्शन है अगरिया, तीसरा ऑप्शन है विंजवार और लास्ट ऑप्शन है भिलाला। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी अगरिया। क्या? अगरिया। नरोतिया किसकी है? तो नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना मैंने बताया था आपको किसकी है, ये बैगा की है। बिंजवार किसकी है? तो बिंजवार भी किसकी है? बैगा की है। और जो भिलाला है, भिलाला मैंने बताया था कि भीलों के 4 वर्ग होते हैं, भील, भिलाला, पटलिया, राठ, है ना। तो ये किसकी हो जाएगी? भील की हो जाएगी। तो आपको पुराना भी याद करते चलना है, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा बहुत। एक तो ये सरल बहुत मतलब जो टॉपिक है बहुत सरल है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तो ये बहुत कठिन भी हो जाता है। तो आपको इसका रिवीजन करते चलना है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपको इसी जो वीडियो है, इसी वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाओगे। और आपको इस जो ये PDF है आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे ही आपको ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कारगर साबित होने वाले हैं। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट भी करता है, तो हम आपके लिए और अच्छे फैक्ट और अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा पाई जाती है? किसकी? सेवा विवाह की प्रथा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है कोल और लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो बताइए सेवा विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन बी गोंड में। किसमें? गोंड में। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आपको एक चीज़ याद रखना कि बाना आपसे पूछेगा कि जो बाना है, बाना पहले तो पूछ लेगा कि बाना क्या है। तो बाना क्या है? बाना एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। और इसका संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से है। आपको इसको याद रट लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपसे पूछेगा कि बाना किस जनजाति का वाद्य यंत्र है, तो किसका है? किसका है? गोंड जनजाति का है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो बाना जो वाद्य यंत्र है ये क्या करता है? साजा वृक्ष और बड़ा देव
से क्या करता है, बड़ा देव के मध्य क्या करता है, ये घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो बाना जो है वाद्य यंत्र क्या करता है, जो आपके बड़ा देव हैं, बड़ा देव और जो साज वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है, साज वृक्ष के बीच क्या करता है, घनिष्ठ संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, घनिष्ठ संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज हम गौड़ जनजाति को समाप्त करते हैं और हमारे तरफ से आपकी गौड़ जनजाति समाप्त हो गई है। कुछ भी अगर इसके फैक्ट बचते हैं या छूटते हैं तो हम आपके लिए एक सारी जनजातियों की एक मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। इसमें आपके जो फैक्ट छूट गए हैं या हम नहीं करा पाए हैं तो हम उसको उसमें कवर करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक अगले नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।